Hello, my dear friends. I, Tapinder Singh, welcome you all to this eighth lecture on ancient Indian history. So far, we have covered 7 very important themes on ancient Indian history, और ये हमारा 8वां लेक्चर है उस क्रम में. तो आई होप कि आप लोगों को जो भी अब तक पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ आया है. Provided that you people have revised, provided that you people are making notes on regular basis. आपको मैंने कहा था कि आपने जो अपना स्टडी प्लान है दैट नीड्स टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर्स. आप मेरे शेड्यूल के हिसाब से भी अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं. लेकिन फिर भी जो लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं, जो मेरे साथी, जो मेरे दोस्त अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर किसी भी किस्म की दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट को लेके और जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे, या कोई आपको डाउट है या कुछ आप मुझे ऐसा कोई सुझाव देना चाहते हैं कि जो मेरे आने वाले लेक्चर्स हैं मैं उनमें इंप्रूव कर सकूं, तो आप मेरी ईमेल आईडी helpniti2021@gmail.com पर अपने सुझाव मुझे भेज सकते हैं. आइए इस लेक्चर को आगे बढ़ा. वाओ, वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड द संगम एज. अब हम पढ़ेंगे संगम एज को. तो संगम एक ऐसा शब्द है, अगर मैं कहूं कि संगम ऐसा शब्द है कि हमने कहीं ना कहीं इस शब्द को सुना या पढ़ा जरूर है. दिस इज कॉल्ड संगम. संगम का मतलब होता है मिलन. तो यहाँ किस तरीके का मिलन है? ये ऐतिहासिक वाला मिलन है, इतिहास वाला मिलन है. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन एक चीज जो आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं, संगम एज की जब हम बात करेंगे तो वी विल स्टडी अबाउट द साउथ इंडियन लिटरेचर डेवलपमेंट, और जो बाकी हैपनिंग्स हो रही थी, जो भी कुछ और हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए साउथ इंडिया में, बिकॉज सो फार वी आर फोकस वाज ओनली ऑन नॉर्दर्न इंडियन पार्ट. ठीक है, तो हिस्ट्री को हमने इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि इस क्रोनोलॉजी को अगर आपने समझना है कि ये नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, या और भारत के इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अदर प्लेसेस पर किस किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही थी, 6th क्लास एनसीईआरटी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर दैट. आप उसको पढ़िए, आपको चीजें समझ आएगी. संगम एज की बात करते हैं. संगम का मतलब है अ ग्रेट असेंबली ऑफ लर्न्ड मैन. मतलब हम आप जैसे जो विद्वान लोग हैं, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दिस इज ऑल्सो अ संगम. दिस इज अ संगम ऑफ एबुलियंट लर्नर्स. ठीक है, जो एबुलियंट लर्नर्स है लाइक अस, दिस इज अ ग्रेट संगम एज वेल. बट वंस अगेन इट इज अ वर्चुअल संगम. ये कैसा संगम है? डिजिटल संगम है. ठीक है, तो इट टुक प्लेस इन 3rd और 4th सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी एडी. ठीक है, द 3 किंगडम्स हु वर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस संगम एज वाज चोला, चेरा एंड पांड्या. इनके बारे में हम विस्तार में आगे पढ़ेंगे. 3 संगम्स का मतलब है 3 असेंबलीज ऑफ लर्न्ड पीपल हेल्ड एट मदुरई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पंडियन किंग्स. ध्यान रखिएगा भाई, एग्जाम ओरिएंटेड बात कह दी है. Each and every word on these slides or of my entire course is exam oriented. आपको देखो बिल्कुल एनर्जेटिक होकर रहना है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. यार इतनी एनर्जी मैं दिखा रहा हूं भाई साहब, अब तो आप लोगों को भी एनर्जी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए. आप लोगों की जो जो ऊर्जा का स्तर है. ठीक है, तो 3 संगम्स, 3 असेंबलीज हेल्ड एट मदुरई अंडर अंडर दी पैट्रोनेज ऑफ पांड्यन किंग्स. अब अगर मैं आपको एक ग्राफिकल व्यू के लिए मैंने आपको दिया है, तो आप देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर ये जो रिवर नर्मदा है, इस एरिया में रिवर नर्मदा रही. तो अगर हम बात करें, अगर डिवाइडिंग बाउंड्री की अगर हम बात करें बिटवीन नॉर्दर्न इंडियन किंगडम्स एंड सदर्न इंडियन किंगडम्स, तो दैट वाज दी रिवर नर्मदा. ठीक है, एक पॉइंट नंबर 1. अब अगर हम देखें कि छोटी छोटी कौन सी और रियासतें, तो कहना नहीं ठीक बात होगी, बट जो किंगडम्स थी लाइक चोलास और चोल्स, उनका जो एरिया था वो प्रेजेंट डे, जैसे आप आंध्र प्रदेश को देख सकते हैं, ये देखिए आप, कावेरी डेल्टा. ठीक है, देयर कैपिटल वाज एट उरैयूर. ठीक है, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे. आप ये देखिए कावेरी पट्टम पढ़िए आप ये. और जो पांड्याज है, दे रूल्ड इन प्रेजेंट डे आपका जो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है. ठीक है, और चेरास, दिस इज देयर टेरिटरी. सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि प्रोबेबली वेयर डिड दे रूल. ठीक है, आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए, मैप को एक बार समझ लीजिए, ताकि जो आगे सोशियो डेवलपमेंट, ताकि जो आगे सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को हम की जो
उनके विकास की जब हम बात करेंगे, इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब बात करते हैं चोल की। चोल कौन थे? दे रूल्ड प्रेजेंट डे नॉर्दर्न तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैप आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। कैपिटल वाज एट उरियूर। ठीक है, उरियूर और पुहार भी कहा जाता था, उरियूर पुहार एट कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ चोल। फेमस रूरल वाज करिकल। ठीक है, करिकल उनके बहुत एक महान शासक रहे। अब चेरा की बात करते हैं। चेर कौन थे? देवर कॉल केरला पुत्र। ठीक है, केरला पुत्र से मतलब साफ हो जाता है कि देवर रूलिंग द टेरिटरी ऑफ प्रेजेंट डे केरला। कैपिटल वाज एट वंजी। वंजी का मतलब है करूर, वंजी करूर के आसपास है। एंड आफ्टर सेकंड सेंचुरी एडी देयर पावर डिक्लाइंड। ठीक है, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं कि इट हैज बीन द कोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट हूएवर गोज अप कम्स डाउन। ठीक है, अब पंड्या की बात करते हैं। हूवर पंड्याज, they were the people of southern Tamil Nadu, or their territory of rule was southern Tamil Nadu. Capital was at Madurai. ठीक है, present day Chennai is called Madurai. ठीक है, famous for its pearls, जो उनकी pearls थे उसके लिए वो famous थे। Megasthenes mentioned about them. ठीक है, the three kingdoms and other small chieftains were at war often and their power declined by the end of 3rd century AD. अगर थ्री किंगडम्स की बात करें तो इट वाज चोल, चेराज एंड पंड्याज की बात हो रही है। दे वर केप्ट फाइटिंग विद ईच अदर एंड दिस लेड टू देयर डिक्लाइन, और इसके चलते उनका पतन हो गया लगभग 3rd सेंचुरी एडी के आसपास। अब संगम लिटरेचर की हम बात करते हैं। संगम लिटरेचर की जो अगर कंपाइलेशन की अगर हम बात करें तो ये लगभग 600 सालों में इस लिटरेचर को कंपाइल किया गया है, 300 बीसीई से 300 सीई तक। ठीक है, इट वाज कोलोसल वॉल्यूम ऑफ तमिल लिटरेचर। अब तक हमने संस्कृत लिटरेचर देखा, हमने प्राकृत लिटरेचर देखा, हमने पाली लिटरेचर देखा, हमने खरोष्टी जैसी स्क्रिप्ट्स देखी। बताइए खरोष्टी कहाँ की स्क्रिप्ट थी? ठीक है, और कौन वो ऐसे रेसिस थी who actually with whom that particular script came to northwestern part of present day India. ठीक है, अब टू टाइप्स ऑफ तब के जो हमारे संगम लिटरेचर है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप। अब वो दो तरीके क्या है आपके सामने स्क्रीन पर है। वन इज नैरेटिव, अदर वन इज डाइडेक्टिक। वर्ड्स है, आपको इनके मतलब पता होने चाहिए, इनके अर्थ पता होने चाहिए। आपको अगर शब्द का मतलब पता है, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, हाफ ऑफ द जॉब इज डन। आपको वहीं से चीजें पता चलेगी। अब देखिए दो टाइप की हम बात कर रहे हैं। तो नैरेटिव है, मतलब जिसमें नरेशन हुई होगी, जिसमें पूरे लंबे लंबे कसीदे पढ़े गए होंगे, बहुत लंबे लंबे लिटरेचर लिखे गए होंगे। डाइडेक्टिक का मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल, जहां पर कुछ सीख मिलती है, और सीख तो किस में मिलती है? चुटकियों में। ठीक है, चुटकियों में का मतलब है कि सीख मिलती है, छोटे से कंटेंट से भी आप सीख सकते हो, लेकिन नरेशन के लिए तो आपको बहुत लंबा लिखना पड़ता है। इनकेस आपको कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है स्टडीज को लेकर, यू कैन गेट मी, you can reach out to me on my email id helpniti2021@gmail.com। अब देखते हैं जो नैरेटिव टाइप्स थे वो क्या थे। देवर मेनली स्टोरीज एंड एपिक्स। आई टोल्ड यू कि भाई स्टोरीज जो वो लंबी होती है। वर्क्स ऑफ हीरोइक पोएट्री इन विच हीरोज आर ग्लोरीफाइड। ठीक है भाई, कि जो हीरोज थे या उस समय जिन्होंने हीरोइक काम किया, या सोसाइटी के लिए काम किया, या अपने क्लान के लिए काम किया, या अपने राज्य के लिए काम किया, तो देवर बीइंग कंसिडर्ड एज द हीरो ऑफ देयर टाइम। Perpetual wars and cattle raids are frequently mentioned. So in if they were at conflict and cattle raids were frequently mentioned, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका कुछ जो वैदिक पीपल थे, या जो वैदिक समय के लोग थे, या जो उस समय का टेक्स्ट है, दे हैव गॉट रेफरेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ अर्ली मेगालिथिक लाइफ के ट्रेसेस पाए गए हैं। पीपल वर मेनली पास्टोरल। ठीक है, तो जो उनकी इकोनॉमी थी दैट वाज पास्टोरल। अब मेगालिथिक क्या थी? आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली वीडियो में भी, और जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। भाई थोड़ा तो आपको याद तो रखना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल ऐसे खटाक से आपका इंजन ना स्टार्ट होना चाहिए जब मैं कहूं कि कनेक्ट द डॉट्स, कि भाई पीछे क्या पड़ा था, तो यूं फटाफट आपके सामने विजुअलाइजेशन हो जानी चाहिए। तभी आपके लिए मैप्स और इस तरीके के छोटे छोटे स्नैपशॉट्स लेके आया हूं।
दे लिव्ड ऑन हंटिंग एंड फिशिंग बट कल्टिवेटेड राइस। ठीक है, राइस का कल्टीवेशन कैसे पॉसिबल हो पाया? बिकॉज दे वर लिविंग अराउंड रिवर्स। गोदावरी डेल्टा, कावेरीपट्टनम कहां पर है? जस्ट नॉर्थ और जस्ट नॉर्थ ईस्ट टू गोदावरी डेल्टा। These texts also gives us idea about military and administrative system along with trade and commerce of South Indian people. तो ये सारी एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बातें हैं, आपके लिए मैंने स्क्रीन पर लिखी है। नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए और बढ़ते चलिए। नैरेटिव टेक्स्ट वर 18 इन नंबर, मेजरली 18 मेजर वर्क्स थे जिन्हें कहा गया मलिकांकु। मलिकांकु वर द नेम गिवन टू दीज 18 मेजर वर्क, मेनली ऑन आम एंड पुराम। ठीक है, लव, लव को उन्होंने आम कहा है एंड वेलर को पुराम कहा है। वेलर का मतलब होता है जो आपकी वीरता होती है। ठीक है, लव तो आप समझते ही है, करते भी होंगे, करना भी चाहिए। 10 इडलिस, 10 इडलिस का मतलब है पटापट्टू। ठीक है, 10 इडलिस को कहा गया पटापट्टू। 8 एंथोलॉजीज या इतुतोगई, इतुतोगई। ठीक है, अब इनके देखिए प्रोनाउंसिएशन में भी करेक्शन हो सकता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट एज वेल। करेक्शन मतलब कि इनकरेक्ट हो सकती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर किसी को कुछ समस्या है उच्चारण से, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो अब इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से इनको पढ़ते हैं कि भाई जो सिलिका, जो सिलापड्डिकम है, सिलापड्डिक्रम। ठीक है, सिलापड्डिक्रम इज ज्वेल्ड एनक्लेट ऑफ, ये तमिल लिटरेचर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, नैरेटिव लिटरेचर है ये। ठीक है, सिलापड्डिकम इज ज्वेल्ड एनक्लेट ऑफ तमिल लिटरेचर। एनक्लेट आपको पता है ना, वो जो आपका चांदी की आप पायल बनाते हो, दैट इज एनक्लेट। ठीक है, ऑफ तमिल लिटरेचर। लव स्टोरी ऑफ कोवलम प्लस माधव प्लस माधवी, डांसर ओवर हिज वाइफ कंगी। ठीक है, जो उसकी कनगी इसको कहेंगे। लव स्टोरी है कोवलम और माधवन की, कि भाई कोवलन जो मैरिड होता है, वो जो उसके दरबार में एक नाचने वाली लड़की आती है, उससे उसको प्यार हो जाता है। तो भैया प्यार है, प्यार किसी से भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण हो सकता है। तो आप बच के रहिए या बिल्कुल प्यार के लिए तैयार रहिए। रिटन बाय एलेंगो एडिकल। ठीक है, एलेंगो एडिकल इज द राइटर ऑफ सिलापड्डिकरम। याद रखिएगा, एक एक शब्द एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, मनी मैकाली। मनी मैकाली इज स्टोरी ऑफ एडवेंचर्स ऑफ डॉटर्स बोर्न ऑफ कोवलम एंड माधवी। कोवलम एंड माधवी ने अफेयर चलाया, अपनी बीवी से छुप छुप कर कोवलम जी माधवी से मिलते गए, जो डांसर थी। और देखिए, एक इतना बड़ा काव्य पाठ उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम पर रच लिया गया। हालांकि सांस्कृतिक तो नहीं था, इट इज जस्ट ऑन लाइटर नोट, बट यू पीपल आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये स्टोरी ऑफ एडवेंचर्स ऑफ डॉटर्स बोर्न ऑफ कोवलम और माधवी के ऊपर लिखा गया होगा। इट वॉज रिटन बाय सतनूर। ठीक है, सतनूर इज द राइटर ऑफ मनी मैकाली एंड हु इज द राइटर ऑफ सिलपड्डिकरम। जल्दी बता दो यार, जल्दी। एलेंगो एडिगल, सामने ही तो लिखा है, सोच रहे कुछ तो पीछे पन्ना पलट रहे, ऐसा नहीं है भाई, सामने ही लिखा है। इतु तो गई, इतु तो गई। 8 एंथोलॉजीज। ठीक है, पोइटिक लिटरेचर है, मतलब 8 भागों में इसे लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड इतु तो गई। अब देखते हैं डाइडेक्टिक टाइप। डाइडेक्टिक का मतलब मैंने बताया इंस्ट्रक्शनल कंटेंट है, जहां से आपको सीख मिलती है। तो इट इज मॉरल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेनली प्रिस्क्राइबिंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर किंग एंड अदर सोशल क्लासेस, कि हाउ यू आर सपोज टू बिहेव। इट इज लाइक दैट ऑफ अर्थशास्त्र ऑफ मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर। फटाफट बताओ भाई। डाइडेक्टिक टेक्स्ट वर ऑल्सो 18 माइनर वर्क्स। कलांकु, ठीक है, Kilkanku. Kilkanku is the term given to them. They were philosophical, moral, and ethical in nature. So the kind of message they contained pertained to philosophy, morality, और जो आपका ethic आपको रहना है लाइफ में, उस पर इन डाइडेक्टिक टेक्स्ट में बात हुई है। अब जो डाइडेक्टिक टेक्स्ट है, दे आर थिरुकुरल। थिरुकुरल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज रिटन बाय थिरुवल्लूर, थिरुवल्लुवर। ठीक है, थिरुवल्लुवर इज द राइटर। 2-4 बारी आप नाम लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इट वॉज कंसिडर्ड 5th वेदा और द वेदा ऑफ साउथ। इसको साउथ का वेद कहा जाता है। तोलक पय्यम,
Tolakpayyam is another didactic text, and it is earliest book of Tamil literature which deals with grammar, also describes political, social and economic conditions of that period of time. आपके लिए सवाल है, बताइए Panini wrote which book on grammar and it was the grammar of which subject? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ऐसे फटाफट छोटी छोटी चीजें आपका ऑलमोस्ट, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, if you have followed my didactic instructions regarding coverage of syllabus, regarding revision of the content, or if you have modified your lectures according to my schedule, then you must have learned and revised everything by the time। ठीक है, अब पॉलिटी की बात करते हैं कि उस समय की पॉलिटी कैसी थी। पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो हेरिडेटरी मोनार्की थी। ठीक है, कोरावम को और वेदम कहा जाता था तब हेरिडेटरी मोनार्की को। एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स एंड पोएट्स वर बीइंग सीक्ड बाय होम, बाय द राजाज ऑब्वियसली। काउंसिल ऑफ 5 ग्रुप्स थी। ठीक है, काउंसिल ऑफ 5 ग्रुप्स थी और उन ग्रुप्स के नाम आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्मीचर वॉज कॉल्ड मिनिस्टर्स। ठीक है, अनंतनार वॉज प्रीस्ट। अनंतनार किसको कहा गया था? पंडितों को, प्रीस्ट को। सेनापतिहार कहा गया था आर्मी को। तुतार और दुतार, ठीक है, तुतार और दुतार कहा गया था एनोवेज, जो एनवॉइस थे। और ओरार कहा गया था स्पाइस, जो स्पाइस थे आपके। ठीक है, उन्हें ओरार कहा गया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एकदम बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो उस समय यूज होती थी। किंगडम को कहा जाता था मंडलम। ठीक है, लैंड टैक्स को कहा जाता था कराई। कराई जैसे कर होता है ना, कर आई, करई, करई कहा जाता था। रिच पेजांट्स को कहा जाता था वल्लाल्स। वल्लाल्स जो रिच पेजांट्स थे, जो अमीर तबके किसान थे। रूलिंग एलिट को कहा जाता था अरसर। रूलिंग एलिट को क्या कहा जाता था? अरसर। कैप्टन ऑफ आर्मी को कहा जाता था एनाडी। हिंदी में भी एक शब्द है अनाड़ी, बट दैट इज डिफरेंट। ठीक है, कैप्टन ऑफ आर्मी को कहा जाता था एनाडी। टैंक, टैंक जो होते थे जैसे हमारे आज के वाटर टैंक है या वाटर रिजर्वॉयर है, उनको कहा जाता था एरीपट्टी। एंड यू विल बी हैप्पी कि वॉट एवर वी आर स्टडिंग दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड। आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का एक एग्जाम उठाइएगा, क्वेश्चन पेपर, वहां पर आपको ये टर्म सीधी पूछी गई है कि टैंक और एरापत्ती हैज बीन रेफर्ड व्हाट इन विच टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सब एग्जाम ओरिएंटेड बातें हो रही है यहाँ पर, आप पढ़ते चलिए। अब रिलीजन की बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन और व्हाट काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस prevailed at that point of time. So it was mixture of local religious practices and Vedic religion. ठीक है, ब्रह्मास और चीफ एडवाइजर्स टू किंग्स, बट ब्रह्मास जो थे they were the chief advisors to kings, but society was not priest dominated. ठीक है, priest को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। vis-a-vis when we study about the northern empires or different northern Indian rulers, what we found was that Brahmanism was held at the top। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। अगर भगवान की बात करें, उस समय गॉड की बात करें, तो मुर्गन इज द गॉड which was being worshipped a lot, and later the same god was called Subramanya। सुब्रमण्य उन्हें कहा गया, सुब्रमण्य। ठीक है, मयोन और तिरुमाला विष्णु और वेदांत को कहा गया है। मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिसेस हैव आल्सो बीन सीन। लाइफ आफ्टर डेथ व्हेन अ हीरो डाइज ही इज रिड्यूस्ड टू स्टोन्स। भाई देखो, मेगालिथिक कल्चर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज आल्सो प्रेवलेंट where we have studied about the concept of life after death. In fact, you must know कि this was the second lecture of our series, तो आप रेफर कीजिए अपने नोट्स को। ठीक है, when a hero dies he is reduced to stones। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई उस समय का हीरो था, जो सपोज कीजिए कोई पंड्यन साम्राज्य से हीरो था, तो उसने बहुत अच्छे काम किए, अपनी ब्रेवरी दिखाई, अपनी बहादुरी साबित की, कुछ लोगों को बचाया, खूब सारी ट्रेड की, दुश्मनों को भगाया। तो मान लीजिए अब उसकी मौत हो गई, लड़ते लड़ते मर गया, तो उसके लिए एक पत्थर डेडिकेटेड कर दिया जाएगा
एक पत्थर को डेडिकेट किया जाएगा और उस पर उसकी कुछ कलाकृतियां, कुछ मतलब कोई आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड काम होगा, जहां पर उसकी जो वीरता थी उसके किस्से पढ़े जाएंगे उस पर, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग हीरो स्टोन्स, यही चीज है। विराक विरक विरक कई कहा जाता था इन ऑनर ऑफ हीरोज हु डाइज फाइटिंग। तो एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आइए इसको आगे पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। ये तो आप मेगालिथ देख पा रहे हैं। अब ये जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, इनके भी अपने थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। जैसे इस टाइप के जो आपको मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिलेंगे वो जो आपका हिली एरिया है वहां पर मिलेंगे। अब जो इस तरीके के मेगालिथ्स आप देख पा रहे हैं वो प्लेन्स वाले एरिया में एक्सकेवेट किए गए हैं, खोजे गए हैं। अब ये है जो मैं कह रहा था ना कि पीपल वर रिड्यूस टू स्टोन्स, और उनको बहुत ज्यादा उनकी जो वीरता थी उसको यहाँ पर गढ़ा जाता था। अब देखिए आप इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि ये कोई बहुत बड़ा राजा है और ये क्या कर रहा है, ये युद्ध कर रहा है मैदान में। तो ये इस तरीके के आपको बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। अब इकोनॉमी, ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं। उस समय जो सबसे ज्यादा प्रचलन में था दैट वाज राइस। राइस वाज देयर मेजर क्रॉप, रीजन बीइंग दे वर रिजाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ डिफरेंट रिवर्स। वहां से बहुत ज्यादा रिवर्स आप ऊपर को देखेंगे, जिस तरफ आप एक बारी मैप रेफर कर लीजिएगा, जहां पर जहां पर चोल्स रह रहे थे उधर तो आपको गोदावरी डेल्टा मिलता है। और वहां से नीचे तक अगर आप आते हो तमिलनाडु तक, और इधर से फिर आप केरल वाले जो आपके थे केरला पुत्र जिन्हें कहा गया, उस तरफ से आपको तुंगभद्रा रिवर और ये कृष्णा रिवर, ये सारी रिवर्स है। तो ग्राउंड वाज फर्टाइल, एरिया वाज flooded with floods, and this led to the flood plains, and we know that flood plains are very important system, and they are very productive when it comes to agriculture. हंटिंग वो लोग करते थे, फिशिंग करते थे, काउ हार्डिंग वर दी मेजर रिसोर्सेज। हैंडीक्राफ्ट्स भी तब था, वीविंग, मेटल वर्क्स एंड कारपेंटरी, शिप बिल्डिंग एंड मेकिंग ऑफ द ऑर्नामेंट्स यूजिंग बीड्स, स्टोन्स एंड आइवरी। ये सारी टर्म्स है, आपको बस इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। शिप बिल्डिंग एक यहाँ पर ऐसा एक नया प्रोसेस है विच हैज केम इनटू बीइंग, ये आपको समझना है। अब इनफैक्ट जब हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो जो बे ऑफ बंगाल है दैट इज कॉल्ड चोला, उसको चोल लेक कहा गया है, ठीक है। जो बे ऑफ बंगाल थी, इतने स्किल्ड वो नेवी में लोग थे चोला साम्राज्य से, चोल साम्राज्य से। तो हम आगे पढ़ेंगे। मार्केट प्लेस जो था दैट वाज कॉल्ड अंगाडी और अवनम, ठीक है। या तो अंगाडी कहा जाता था या अवनम कहा जाता था। एक्सटर्नल ट्रेड फ्लरिश्ड स्पेशली विद रोमन्स, ठीक है, ब्रॉट अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। रोमन्स के साथ, भाई मैंने आपको पहले भी कहा था, जो एक बैरीगाजा पोर्ट करके जो रोमन लिटरेचर में जिसका मेंशन मिलता है, दिस इज द सेम थिंग। अब हम देखते हैं कि जो यूरोपियंस थे या जो रोमन्स थे उनके साथ हम ट्रेड किन एस्पेक्ट्स पर करते थे। हम आज भी जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो देखते हैं ना, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात। हम वहां से खरीदते क्या थे? गोल्ड, ग्लास, हॉर्सेज एंड वाइन, जो पूरी एकदम बिल्कुल लेविश लाइफस्टाइल वाली चीजें है ना, वो पूरी कहां से आती थी? रोम से आती थी। एक्सपोर्ट हम क्या करते थे? जो हमारी स्पेशलिटी थी, कॉटन क्लोथ्स, स्पाइसेस, आइवरी, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स। और स्पाइसेस के मामले में तो मैं कहूं, स्पाइसेस, दीज यूरोपियन पीपल्स और दीज रोमन पीपल वर फॉन्ड ऑफ हैविंग स्पाइसेस। अब स्पाइसेस में पेपर कहा गया है, जो ब्लैक पेपर होती है ना, काली मिर्च। दे वर कॉल्ड यवन प्रिय, ह्यूज डिमांड इन रोम। यवन प्रिय कही गई थी कि मतलब यवन की प्रिय, यवन प्रिय। यवन बताइए कहां पर इस वर्ड को मैंने यूज किया था? यवन यवन यवन, होम वर कॉल्ड यवन। आयोनियन सी का आई हैव गिवन यू द रेफरेंस। फटाफट अब तो इंजन ना, अब तो फटाफट तार जुड़ने चाहिए भाई। अब तो देखिए कोर्स कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो जो पेपर थी, जो ब्लैक पेपर थी, काली मिर्च, वो बहुत ज्यादा डिमांड में थी। एंड इट वाज बिकॉज ऑफ देम दैट ट्रेड फ्लरिश्ड। मतलब दैट पेपर, ब्लैक पेपर वाज द मोस्ट सेल्ड और मोस्ट सेलेबल कमोडिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम। फ्लरिशिंग
ट्रेडिंग पोर्ट्स हैड रोमन आउटपोस्ट्स एंड सेटलमेंट्स। ठीक है, अब जब ट्रेड स्टार्ट हुई तो जो पोर्ट के आसपास की सेटलमेंट थी उसमें लोग आकर रहना बसना भी उन्होंने शुरू कर दिया। दे हैव बीन मेंशन्ड इन द बुक कॉल्ड पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, यूरोपियन हैव डिस्क्राइब्ड दैट अरेबियन सी एज एरिथ्रियन सी। आगे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझेंगे। अब इंपॉर्टेंट पोर्ट से जो आपको समझ लेने, मुजरिस, ठीक है, ये कोचीन में पोर्ट है आपका, केरला वाली तरफ पड़ेगा। बंदर करके एक पोर्ट है, टोंडी करके पोर्ट है, ये चेराज ने जहां पर रूल किया था, दिस इज दैट टेरिटरी। कावेरीपट्टनम, पोहार और अरिकमेडु इज इन पुडुचेरी। ये चोल साम्राज्य के शासन के अंदर, जो उनकी टेरिटरी थी, जो टेरिटोरियल बाउंड्री थी, उसके अंडर ये पोर्ट्स आते थे। जो अभी हमने डिस्कस किया एरिथ्रियन सी, ये मैंने आपके लिए एक मैप इंक्लूड किया है फॉर योर रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, कि दिस इज द एरिथ्रियन सी एंड दिस इज हाउ आवर ट्रेड फ्लरिश्ड विद यूरोपियंस। तो अब एक यहाँ पर सवाल उठता है कि मोस्ट ऑफ अस हैव दिस नोशन इन आवर माइंड दैट वी केम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद यूरोपियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15th century. When in 15th century, when जब वास्को डिगामा डिस्कवर्ड द सी रूट, ठीक है, और वो 1498 एडी में कहां पर आए, भारत पहुंचे। बट दिस इज नॉट द केस। आप देखिए यहां पर 300 बीसी से 300 एडी तक वी वर ट्रेडिंग। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 15th सेंचुरी एडी में आकर वी गॉट इन टच विद यूरोपियंस। यस, वास्को डिगामा डिड अ वेरी न्यू थिंग एंड इट वाज रियली यूनिक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि उसने एक पूरा नया रूट डिस्कवर किया था। ठीक है, इट वाज द ओनली डिफरेंट थिंग। अदरवाइज ये कहना तो फ्रॉम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द संगम लिटरेचर, और जो हम यहाँ पर जो सदर्न स्टेट्स को अगर हम उनको पढ़ते हैं तो इट वोंट बी प्रूडेंट टू से कि इट वाज इन 15th सेंचुरी दैट वी केम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद यूरोपियंस। हम तो बहुत पहले ही उनके लगभग सेकंड और थर्ड सेंचुरी एडी में, सॉरी बीसी में वी केम इनटू टच विद दीज पीपल। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से ट्रेड फ्लरिश कर रही है, तब यहाँ पर स्वेज कैनाल नहीं होती थी। मान लीजिए आप ग्रीस से, रोमन जो थे उनको ग्रीस वाले एरिया को ही रोम कहा जाता था पहले। यहां से आप लोग चले, आप गोल्ड और मान लीजिए वाइन की 2 शिप्स आपने यहाँ से लोड की, यहाँ पर आप पहुंचोगे। यहाँ ये आपका जो स्वेज कैनाल आज बनी है, पहले यहाँ पर नहीं थी, ये लैंड रूट था। तो आपको यहाँ से फिर कुछ अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करके रेड सी को क्रॉस करते हुए जो स्ट्रेट ऑफ बब अल मंडाब है उसको क्रॉस करते हुए गल्फ ऑफ एडन में आकर देन यू केम टू पोर्ट्स लाइक मुजरिस। ठीक है, पोर्ट्स लाइक बैरिगाजा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए और आगे बढ़ाते हैं। वाओ, आगे क्या बढ़े, ये तो लेक्चर ही कंप्लीट हो गया। Anyway, whatever themes we have studied so far, hopefully you have understood them. In case you people have any doubt, I am always there. You can feel free to get in touch with me on my email ID helpniti2021@gmail.com. आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो और लोग हैं जो आपके नजर में आपको ऐसा लगता है कि उन्हें भी ये चीज सीखने की जरूरत है। और जो लोग तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसे सर्कुलेट करें। और मैं फिर से कहूंगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर सेल्फ स्टडी। आपको अपने एंड पर स्टडी करनी है और करनी ही करनी पड़ेगी। आपको अपने एंड पर स्टडी का मतलब कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। ठीक है, मैं चाहे आपको जो मर्जी नोट्स प्रोवाइड कर दूं, ये स्लाइड्स भी दे कैन ऑल्सो बी रेफर्ड, बट आई सेड कि आपका जो एक फ्रेम ऑफ स्टडी है ना, वो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मॉडिफाई होना चाहिए। बाकी आप अपने रिसोर्सेज जो आपके नोट्स बन रहे हैं, जहां से भी आप कहीं से पढ़ रहे हो, जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, आप उनको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि आई टोल्ड यू आपको सब कुछ याद नहीं करना है। गेम इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग थिंग्स। तो इतनी 3 4 5 6 रिविजन्स तो हमारी हो जानी चाहिए हर टॉपिक की, कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो खटाक से बिल्कुल एकदम वहां पर बजनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स। बाहर तो कोरोना है। थैंक यू सो मच।